हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन वाटर साइकिल। जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसमें क्योंकि देखो एक क्या साइक्लिक फॉर्म बनाता है तो उसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व तो ज़रूर होंगे। तो वो कौन कौन से प्रोसेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज हमारा आता है इवेपोरेशन का और वो हम देखने वाले हैं, बट मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझा देती हूँ पहले, उसके बाद हम पूरा का पूरा देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है और कैसे हम इसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा हो गया एक पहाड़ समझो, और ये है वाटर, सी, ओशन, रिवर, जो समझना है समझ सकते हो आप इसको। बेसिकली समझो कि एक ओशन, ठीक है। और इधर एक और हमारा हो गया एरिया ग्राउंड, यहाँ पे हमारे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ओके। ये हमारे हैं क्लाउड्स, हमने कुछ बना दिए। ये हमारे सन है, सूर्य महाराज। अब होता क्या है कि ये हमारा बहुत सारा पानी है, ठीक है। अब यही पानी कहीं ना कहीं ये जो इसकी जड़ें हैं वो भी एब्जॉर्ब कर रही होंगी, तो यहाँ से पानी ये एब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है। ये हमारे जो पेड़ हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ओके। ये एब्जॉर्ब कर रही हैं। अब कहीं ना कहीं इनका जो एब्जॉर्ब किया हुआ पानी है वो इनके स्टेम के थ्रू, इनके लिप्स के थ्रू इधर एवोपरेट हो रहा होगा, ठीक है। जब सूर्य की गर्मी लग रही होगी, जब इसकी जो एनर्जी है, ठीक है, जो हीट है, जब हीट का इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, एवोपरेट होगा, ठीक है। तो पहला इवोपरेशन यहाँ हो रहा है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इवेपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इवेपो ट्रांसपिरेशन। अब ये जो पानी है हमारा ओशन है, यहाँ से भी इवोपरेशन होगा। जैसे कि ये हीट, सनलाइट यहाँ पे पड़ रहा है तो ये हीट होगा, और हीट जब वाटर होता है हमारा तो हमें पता है कि इवोपरेट होता है, वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इवोपरेशन हो रहा है, ठीक है। ये जो वाटर हमारा इवोपरेट होके जा रहा है। अब यहाँ पे जाएगा तो इधर जो गर्म हवाएं हैं, क्योंकि हीट है, ठीक है, तो ये गर्म हवाएं इसको ज़्यादा ऊपर ले जाएंगी। ऊपर जाएंगे तो ये ठंडा होगा। ये क्या होगा, ये क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा। जहाँ भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वहाँ ये जो हमारा वाटर वेपर है वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है, कॉन्डेंस होने लगेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्डेंसेशन, कॉन्डेंसेशन। अब यही जो वाटर है हमारा वो धीरे धीरे और ज़्यादा जो है कभी आइस के फॉर्मेट में बदलेगा, जो छोटे छोटे हमारे आइस होते हैं उनमें बदलेगा, और जब वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगी, संभलने लायक नहीं होंगी, तो धीरे धीरे वो नीचे आने लगेंगी और फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होंगी, और यहाँ होगा हमारा प्रेसिपिटेशन, ठीक है। मतलब रेनफॉल हो रहा है हमारा, ठीक है। कभी कभी ये हमारी क्या है, बर्फ़ के रूप में भी गिरती हैं, स्नोफॉल भी होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये वाटरफॉल यहीं होगा, वाटरफॉल यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक साइक्लिक फॉर्म समझाने के लिए मैं ऐसा बना रही हूँ। ये वाटरफॉल हुआ। अब ये वाटरफॉल हुआ तो हमने इसका नाम दे दिया क्या, प्रेसिपिटेशन, ओके। अब ये जो पानी गिरा, जो रेनफॉल हुआ, वो या तो यहाँ अब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर क्या होगा, एक नदी के रूप में ऐसे आकर के वाटर से मिल जाएगा। ये नदियाँ बहुत सारी होती हैं, कभी बड़ी बड़ी होती हैं, कभी सिर्फ जो रेनफॉल का सीज़न होते हैं उस टाइम में कुछ नदियाँ बनती हैं, और फिर वापस से जैसे ही रेनफॉल का सीज़न ख़त्म होता है वो भी ख़त्म हो जाती है, नदियाँ सूख जाती हैं। तो उनमें वो जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, वो रेनफॉल वाला वाटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये अब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये वाटर जो रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे पानी गिरा, तो जब ये अब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो हमारा स्पेस है, ठीक है, ये जो हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है, ग्राउंड जो हमारा है, अगर ये इसको अब्जॉर्ब करेगा तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, हम अब्जॉर्ब करने को बोलेंगे इसको इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन। अब यहाँ इन्फिल्ट्रेशन में दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ कि ये जो हमारा सरफेस है, जैसे ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, तो पानी यहाँ पे गिरा, ये पानी हमारा गिरा यहाँ पे, तो ये पानी गिरने के बाद क्या होगा, या तो इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे मान लो क्रैक्स हैं, तो क्रैक्स में क्या हो गया, पानी भर गया इधर। या फिर अगर यहाँ पे ऐसे रॉक्स हैं जो कि इसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं, तो ये पानी क्या हो जाएगा, ऐसे
लुढ़कते हुए कहीं और जाएगा, ठीक है, कहीं सीज में जाएगा, या फिर अगर मान लो यहाँ पोर्शन है एब्जॉर्बिंग वाला तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें चलेंगी। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये एक्वीफर्स बनाएगा जहाँ से हम पानी दोबारा निकाल सकते हैं, जो वेल होते हैं, जो कुआं होता है जहाँ हम हैंडपम्प से पानी निकालते हैं। तो अक्सर ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं कहाँ पे होती हैं, जहाँ पे पानी एब्जॉर्ब होने लायक होता है, एब्जॉर्ब होते रहता है, वहाँ हम कुआं वगैरह खोद सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब ये वापस से कहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है, ये इनफिल्ट्रेशन हो गया। अब ये जो हमारा पानी इधर आ रहा है, ठीक है, ये जो पानी आने का प्रोसेस है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, पानी क्या आ रहा है, जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे रन ऑफ का प्रोसेस, ठीक है। या फिर स्नो मेल्टिंग का, मान लो स्नो बर्फबारी हुई तो बर्फ क्या होगा, धीरे धीरे पिघलेगा और पिघल करके क्या होगा, पानी के रूप में, नदी के रूप में, लेक्स के रूप में आगे बढ़ेगा। तो उसको हम कहेंगे रन ऑफ, ठीक है, या फिर स्नो मेल्टिंग। तो एक पूरा का पूरा हमने देख लिया। अब ये पानी वापस से यहाँ आ गया, फिर से इवोपोरेट होगा, फिर से जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक और नाम देखने को मिलेगा, इंटरसेप्शन। मैं कुछ वर्ड्स बता रही हूँ। एक हो गया इंटरसेप्शन, एक हो गया परकोलेशन, ओके, और एक दो और आपको देखने को मिलेगा नाम। तो इससे डरना नहीं है। आप नॉर्मली क्या कर सकते हो ना, कि मतलब ऐसा होता है कि जो मोटे तौर पर देखा जाए तो यही ऐसे वर्ड्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिनका जो यूज़ है वो ज़्यादातर किया जाता है। बट कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनको बीच में घुसा दिया जाता है, जिनका यूज़ किया जाता है कहीं कहीं। तो एक हो गया इंटरसेप्शन, परकोलेशन, सब्लिमेशन, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं। तो अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिखे तो आप नॉर्मली उसको गूगल से सर्च करके देख सकते हो। देखो इंटरसेप्शन क्या होता है कि जो बारिश हुई, ठीक है, यहाँ पे मान लो पेड़ पौधे हैं, एक हो गया पेड़ पौधे हैं, तो जो बारिश होगी तो हम देखते हैं कि जो हमारे पत्तियां हैं, ठीक है, मान लो ये पत्तियां हैं, तो इस पे रेन के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, वहीं से इवोपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। या फिर हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मान लो पानी गिरा, ठीक है, और ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो वो वहीं से क्या हो जाएंगे, वहीं से वो इवोपोरेट हो जाएंगे। तो उसको हम बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे इंटरसेप्शन का प्रोसेस, ठीक है। परकोलेशन क्या होता है कि जो वाटर यहाँ पे गिरा तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा था, हम इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस बोल रहे थे उसको, एब्जॉर्ब हो रहा था। तो लेकिन ये जो परकोलेशन का प्रोसेस है वो और ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इस प्रोसेस में जो हमारे परमिएबल रॉक्स होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं ईजिली, वो रॉक्स बहुत ही तेज़ी से क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो परमिएबल रॉक्स में जो ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, जो एब्जॉर्ब करता है वो वाटर को बहुत ही जल्दी, उसको हम कहते हैं परकोलेशन, ठीक है। तो इसका उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस नॉर्मली जो वर्ड्स हैं हमारे वो कौन कौन से हैं, पहला तो हो गया हमारा इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन। दूसरा हो गया इवेपो ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा कंडेंसेशन। चौथा हो गया हमारा प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन। पांचवा हो गया हमारा इनफिल्ट्रेशन। फिर हो गया हमारा रन ऑफ। रन ऑफ होगा तो फिर पानी वहीं से इवोपोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये था कुल मिलाकर के हमारा डायग्राम, और जिससे आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या हमें देखना है। बस यही चीज़ें होंगी। अब जो वर्ड्स मैंने बताया है उसको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ लेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमारा क्या है, इवेपोरेशन है। इवेपोरेट हो रहा है, यहाँ पे फिजिकल चेंज आएगा। जो लिक्विड में हमारा वाटर है वो क्या होगा, वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। When the sun's radiant energy hits water molecules, some of them become incredibly active and rise into the atmosphere as a vapor. क्या होता है, जब सनलाइट पड़ता है, जब उसमें से हीट क्या होता है निकलता है, हीट एनर्जी निकलता है, तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। कहीं भी कोई भी वाटर बॉडीज है, मान लो ये सी है, ओशन है, तो यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वो कुछ गर्म हो जाएंगे, और गर्म होकर के क्या होगा, एक्टिव होकर के ये ऊपर उठने लगेंगे और हमारे एटमॉस्फेयर में एज अ वेपर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया इसका। भाई देखो, जो हमारे वाटर वेपर्स हैं, जो हमारे लिक्विड में वाटर था, अब वो वाटर वेपर में चेंज होकर के चला गया कहाँ, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसफरिंग फ्रॉम बॉडीज ऑफ सरफेस वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सेम चीज मैंने जो यहाँ पे समझाया कि ये कौन सा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, जिसमें से हमारे जिसमें जो हमारे वाटर बॉडीज हैं उनमें से वाटर अपने फिजिकल जो उसका रूप है उसको चेंज करके
क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। इससे ज़्यादा तो कुछ समझने की चीज़ नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये पहले से समझी हुई चीज़ है, इसको कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन द फिजिकल नेचर ऑफ वाटर शिफ्ट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस चेंज आ जाता है इसमें। उसके बाद है इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन जिसमें जो हमारे पेड़ पौधे थे उनमें से जो हमारा इवेपोरेशन हो रहा था उनको हम कहते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। इन एडिशन टू इवेपोरेशन प्लांट्स ट्रांसपिरेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड। ट्रांसपिरेशन का तो हमने प्रोसेस पढ़ा ही हुआ है साइंस में। ओके, तो एज अ रिजल्ट दिस प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन होता है इस प्रोसेस के थ्रू, जो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू प्लांट से, उसको हम कहते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। Around 90% of atmospheric water is lost through evaporation, with the remaining 10% lost through transpiration. जो एटमॉस्फेरिक वाटर होते हैं, ठीक है, जब इवेपोरेशन होता है तो जो हमारे इवेपोरेशन में 90% वाटर होते हैं वो तो अलग अलग जगहों से आते हैं, जैसे सीज हो गए, ओशंस हो गए, बट बाकी के जो 10% है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे तो आगे हमारे पास क्या है। प्लांट टेक द वाटर थ्रू देयर रूट्स एंड रिलीज इट थ्रू देयर लीव्स, अ प्रोसेस दैट कैन क्लीन वाटर बाय एलिमिनेटिंग पॉल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिन्स। अच्छा, जो ये हमारा प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन का ना, जो ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस है इवेपोट्रांसपिरेशन वाला, इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्लांट है, ठीक है, वो वाटर कहाँ से लेता है, रूट से लेता है, और अपने लिव्स के थ्रू इसको रिलीज करता है कहाँ, एटमॉस्फेयर में। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो हमारे वाटर होते हैं अगर वो पॉल्यूटेड हैं तो वो भी क्या होते हैं, क्लीन हो जाते हैं। ओके, उसके बाद है इवेपोट्रांसपिरेशन, includes both water evaporating from the ground and plant transpiration. इवेपोट्रांसपिरेशन में दोनों ही इवेपोरेटिंग चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये वाटर इवेपोरेशन कहाँ से हो गया, ग्राउंड से हो या फिर प्लांट से हो, दोनों से ही यहाँ पे चलेगा। इवेपोट्रांसपिरेशन अलाउज वाटर वेपर टू री इंटर द एटमॉस्फेयर। ये क्या करता है, एक ऐसा प्रोसेस है जो वाटर को दोबारा से एटमॉस्फेयर में जाने की अनुमति देता है, जो इसको भेज देता है। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस तो हमारा डायरेक्टली इवेपोरेशन भी था, बट यहाँ पे एक और प्रोसेस है इवेपोट्रांसपिरेशन, जो वाटर को दोबारा कहाँ भेजता है, एटमॉस्फेयर में। आगे हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन, जहाँ पे अब हमारे जो वाटर वेपर हैं वो फिर से वाटर का रूप लेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्म बनाएंगे। राइजिंग वार्म एयर कैरीज वाटर वेपर हाई इनटू द स्काई, where it cools and condenses as water droplets around the dust particles in the air. इसमें क्या होता है कि जो हमारे वार्म एयर है, अब हीट और सनलाइट से क्या होगा, जो चीज़ें होंगी वो गर्म हो जाएंगी, तो हवा भी वहाँ पे गर्म होगा, तो गर्म हवा क्या करेगा, वाटर वेपर को, अब लिक्विड से क्या हो रहा है, वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, तो ये भी गर्म होगा। गर्म हवा इसको कहाँ लेकर जाएगी, ऊपर लेकर के जाएगी स्काई में, और वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारा वाटर वेपर है वो कूल होगा। ठीक है, और जब वाटर वेपर कूल होगा तो हमें पता है कि ये किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा, और लिक्विड में ये वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो करके अलग अलग जगहों पे जहाँ पे धूल पार्टिकल्स इनको मिलेंगे वहाँ पे ये वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे some of the vapor condenses into microscopic ice crystals which attracts cool water droplets. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे कुछ वेपर्स होते हैं वो छोटे छोटे आइस के टुकड़ों में कॉन्डेंस हो जाते हैं, मतलब जम जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो अभी ये वाटर ड्रॉपलेट्स का रूप ले रहे थे, अब और भी ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे तो बर्फ़ के रूप में बन जाएंगे, और ये बर्फ़ जो होगा और जो ठंडी ठंडी हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उससे क्या होगा कि ये जो आइस है अब अट्रैक्ट करेगा, तो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो और यहाँ पे आके जमेंगे, और छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स से जब जमेंगे तो ये जो आइस है इतना छोटा था वो अब इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
The drops condenses on the ice crystals resulting in bigger crystals known as snowflakes। तो ये जो बड़े बड़े हमारे जो क्रिस्टल्स बनेंगे, जो आइस क्रिस्टल्स बनेंगे, जो आइस छोटा सा हमारा था वो जब बड़ा बन जाएगा तो उसको हम कहेंगे स्नोफ्लेक्स। अब देखिए आगे क्या होता है। प्रेसिपिटेशन, आगे का जो हमारा प्रोसेस है वो प्रेसिपिटेशन का है। When snowflakes become too heavy, they fall. Okay. When snowflakes collide with warmer air on their way down, they turn into raindrops. अब जो हमारे स्नोफ्लेक्स हैं, स्नोफ्लेक्स कहने का मतलब जो हमारे आइस छोटे छोटे थे अब वो बड़े बड़े आइस बन चुके हैं, तो जब वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं तो वो गिरने लगते हैं, और जब गिरने लगते हैं तो वो वार्मर एयर से, देखो नीचे क्या था हमारा, वार्मर एयर था, और ऊपर गए तो ठंडी हवा बनी। अब कैसे हमें याद होगा कि वार्मर एयर था नीचे, क्योंकि जब हमारा वाटर वेपर ऊपर जा रहा था तो उसे ऊपर कौन लेकर जा रहा था, जो गर्म हवाएं थी वो लेकर जा रही थी, और ऊपर क्या थी, ठंडी हवाएं थी। तो जब ठंडी हवाओं में हमारा क्या है, आइस जमा हुआ है, जब ये नहीं संभल पाया, जब बड़ा बड़ा आइस बन गया तो ये नीचे गिरेगा तो किससे टकराएगा, यहाँ पे वार्म एयर है इससे टकराएगा। अब जब इससे टकराएगा तो पता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ है, अगर उस पर गर्म चीज़ का किसी चीज़ का प्रभाव डालो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो रेन ड्रॉप्स में वापस से चेंज हो जाएगा। आइस को अगर आप गर्म करके देखोगे तो वो डायरेक्टली वेपर में नहीं चेंज हो जाएगा, वो क्या होगा, वो लिक्विड में चेंज होगा। तो वैसे ही समझो यहाँ पे कि जो हमारे आइस हैं, जब वो स्नोफ्लेक्स हैं, जब वो गिरेंगे तो वार्मर एयर से टकराएंगे, और गर्म होकर क्या होंगे, वो रेन ड्रॉप्स में चेंज हो जाएंगे, जो कि नीचे गिरता है, जिसको हम देखते हैं। और कभी कभी तो जब बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं नहीं होती हैं तो ये कितना भी रेन ड्रॉप्स में चेंज हो जाए, कुछ कुछ स्नोफ्लेक्स नीचे गिरते हैं, कुछ कुछ जो आइस कैप्स होते हैं, जो छोटे छोटे आइस होते हैं, वो गिर ही जाते हैं, ठीक है, पूरी तरह से रेन ड्रॉप्स में नहीं चेंज हो पाते। In tropical climates, cloud droplets clump together around the dust or sea salt particles. Tropical climates में क्या होता है कि जो हमारे ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो क्लाउड ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो इकट्ठे होते हैं कहाँ पे, जहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स उनको मिलते हैं, जहाँ पे साल्ट पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पे इकट्ठे होने लगते हैं। They clash and expand in size until they can no longer fall. और ये तब तक वैसे ही इकट्ठे होते रहेंगे, वैसे ही बढ़ते रहेंगे जब तक वो नीचे गिर ना जाए, ठीक है। आगे हम देखें, देयर इज ऑकेजनली अ लेयर ऑफ एयर अबव फ्रीजिंग और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इन क्लाउड्स। अब देखो एक लेयर होता है एयर का फ्रीजिंग के भी ऊपर, और फ्रीजिंग के ऊपर जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो अब माइनस में जा रहा है, तो ऐसा होता है। स्नोफ्लेक्स मेल्ट इन द वार्मर एयर layer and then freeze in the cold air near the ground। अब क्या होता है, अब होता है ये है कि स्नो फ्लेक्स जो हमारे हैं, जो आइस हैं, वो वार्मर एयर से टकराएंगे, वार्मर एयर का जो लेयर है उधर आएंगे, तब ये क्या होंगे, ये ठंडे होने लगे थे, लेकिन अब जब और नीचे आएंगे, जब उन्हें कोल्ड एयर मिलेगा, ठीक है, तब ये फिर से क्या होंगे, फ्रीज होने लगेंगे। दिस सॉर्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज नोन एज स्लिट, इट बाउंसेस व्हेन इट टचेस द ग्राउंड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्लिट का प्रोसेस, ठीक है। देखो ये वर्ड भी याद रखना, ये स्लिटिंग का भी एक प्रोसेस होता है। थंडरस्टॉर्म्स कैन ऑल्सो क्रिएट हेल विच इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब देखो थंडरस्टॉर्म के साथ साथ जो बर्फबारी है वो भी हो सकती है, तो ये अलग तरह का प्रेसिपिटेशन हो गया। फिर नॉर्मल बारिश हो रही है तो वो एक अलग टाइप का हो गया प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन होते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। थर्ड स्टेज है हमारे पास इनफिल्ट्रेशन का। इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच रेन वाटर इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द ग्राउंड। इनफिल्ट्रेशन, जैसा कि मैंने बताया कि ये कैसा प्रोसेस होता है जिसमें जो रेन वाटर है हमारे, वो ग्राउंड में एब्जॉर्ब होते हैं, ओके। द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द मीडियम इनटू विच द वाटर हैज़ इंटर्ड। अब जो एब्जॉर्प्शन का ये प्रोसेस है, जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, वो डिफ़र करता है। किस पे डिफ़र करता है कि वो किस मीडियम पे वाटर गिर रहा है, जो रेनफॉल हो रहा है वो किस मीडियम पे हो रहा है। लाइक यहाँ पे रॉक्स हैं, परमिएबल रॉक्स हैं या फिर हार्ड रॉक्स हैं, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। अगर
वो रॉक्स सॉफ्ट होंगे, परमिएबल होंगे, जो ग्राउंड है वो काफ़ी सॉफ्ट होगा, तो वाटर यहाँ पे ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर ये हार्ड है पूरी तरीके से तो वो एंटर नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया जा रहा है एक हमारे पास रॉक्स का। रॉक्स फॉर एग्जाम्पल विल रिटेन सिग्निफिकेंटली लेस वाटर दैन डर्ट। तो जो धूल हमारे होते हैं, धूल डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो ईजिली वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर रॉक्स की बात करें तो वो बहुत ही कम वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो जो वाटर्स है वो कहाँ चली जाएंगी, वो स्ट्रीम्स, रिवर्स बना करके आगे चली जाएंगी, ठीक है। However, it is possible that it will simply sink deeper, forming aquifers. अच्छा, जहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है वो तो आगे बढ़ जा रही है पानी, ठीक है। अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो वो आगे चली जाएंगी, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है तो। लेकिन जो एब्जॉर्ब हो जाएंगी वो एक्वीफर्स बनाएंगे। अब यही एक्वीफर्स क्या है, मतलब या क्या होगा, मतलब एक जगह है जहाँ पे क्या होगा, पानी ऐसे इकट्ठे होते जाते हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है। पानी एब्जॉर्ब होकर यहाँ पे इकट्ठे हो जा रहे हैं, इसी को हम कहेंगे एक्वीफर्स, ठीक है। तो एक्वीफर्स बन गया हमारा। अब हमारा क्या होता है, रन ऑफ। रन ऑफ क्या होता है, अगर ऐसा नहीं बना, ठीक है, अगर एक्वीफर्स नहीं बने हमारे तो ये पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये आगे बढ़ेगा और इसी को हम कहेंगे, आगे जाने वाले प्रोसेस को रन ऑफ कहेंगे, ठीक है। देख लो कैसे लिखा हुआ, उसको समझ लेते हैं। If rainfall does not form aquifers, it is carried down the sides of mountains and hills by gravity, eventually producing river. Runoff is the term for this process. क्या होता है, जब एक्वीफर्स हमारे नहीं बनते हैं, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो हमारे माउंटेन्स वगैरह क्या होते हैं, ये होते हैं स्लोपिंग, ठीक है। स्लोप होता है इनका साइड, तो वाटर ऐसे लुढ़कते लुढ़कते स्ट्रीम बना करके, रिवर बना करके आगे बढ़ते हैं, तो उसी को हम कहते हैं रन ऑफ, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम रन ऑफ कहते हैं। आगे हमारे पास क्या है, when the amount of snowfall exceeds the rate of evaporation or sublimation is in colder places ice caps form. अब यही क्या होता है कि कहीं पे स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है, जो हमारे पोलर एरियाज होते हैं वहाँ पे स्नोफॉल होते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि जो हमारा जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है वहाँ पे अगर इवोपरेशन भी वहाँ पे भी होगा, लेकिन स्नोफॉल अगर इवोपरेशन से भी ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ पे अब इवोपरेशन की जगह क्या होगा, आइस कैप्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वहाँ पे आइस जमने लगेंगे, ओके। इवोपरेशन काफ़ी कम होगा, ना के बराबर होगा, या फिर जो इवोपरेशन पहले हो रहा था अब उसकी कोई कीमत ही नहीं रही वहाँ पे, ओके। अब क्या हो गया, यहाँ पे आइस कैप्स फॉर्म होने लगे। अब ये आइस कैप्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जो पोलर एरियाज़ है वहाँ पे, वो तो होम है लार्जेस्ट आइस कैप्स का पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो पोलर एरियाज़ में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक अलग हो गया। अब यही स्नोफॉल जो हो रहा है वो फिर कम हो जाए धीरे धीरे, तो यही आइस कैप्स क्या होंगे, पिघलने लगेंगे और फिर वाटर का फॉर्मेशन करेंगे और फिर जा करके रिवर में, ओशंस में मिलने लगेंगे। और ये तो समझो कि इतने ज़्यादा बन जाएंगे इवोपरेशन अगर नहीं होगा तो, कि जब इनमें इवोपरेशन स्टार्ट होगा, स्नोफॉल बंद हो गए, तो क्या होगा, ये बड़ी बड़ी नदियों के रूप में निकलेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ द प्रेसिडिंग प्रोसेसेस अकर इन द साइक्लिक मैनर विथ नो डेफिनेट स्टार्ट और एंड, ठीक है। ये जो हमारा पूरा साइक्लिक फॉर्म है ना, इसका कोई स्टार्ट नहीं है, कोई नहीं। आप कहाँ से इसको स्टार्ट करोगे, बारिश हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं कि बारिश हो रही है, तब जा करके पानी यहाँ से इवेपोरेट हो रहा है। अच्छा, पानी यहाँ से इवेपोरेट, लेकिन बारिश हो कैसे रही है, फिर वो तो स्टार्ट होगा कहाँ से, इवेपोरेशन से। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं एक साइक्लिक फॉर्म है जिसका नहीं पता कि किधर से शुरुआत हो रही है और ये किधर खत्म हो रहा है, बस ये गोल गोल ऐसे घूमते रह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब देखते हैं हम, हमारा ये तो पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब बाकी क्या है कि ह्यूमन इम्पैक्ट क्या पड़ता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे, ये एक टॉपिक हो गया हमारा। और बाकी चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ टॉपिक्स जो थे हमारे, जैसे कि इवेपोरेशन का टॉपिक ही था, इवेपोर ट्रांसपिरेशन, ये सब टॉपिक था, तो ये हमारे अब ख़त्म हो चुके हैं। इनमें अभी हमें कुछ भी अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बन पाई है, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है और तबीयत पे थोड़ा असर ज़्यादा हो जाता है, तो बार बार मुझे खांसी आ रही थी, बट रोक रोक करके ये पूरी की पूरी वीडियो बन चुकी है। सो थैंक यू सो मच और आई होप आपको अच्छी लगी ये वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।